बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की लेसन नंबर 20 को कवर करेंगे। इस लेसन के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इम्प्लीमेंटिंग कांस्टेंट ज़ीरोज़ एंड वंस। ठीक है, और इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है PLA मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे के थ्रू। लेकिन इससे प्रीवियस लेक्चर 19 के अंदर हम लास्ट पे एक टॉपिक था वो यही था PLA, और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो ये वो आपके पास टॉपिक है जिसमें सर ने हमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप किस तरह से, मान लो अगर पेपर में आपको इस तरह एक सर्किट दिया जाए और आप कहा जाए कि इस सर्किट की बूलियन जो एक्सप्रेशन है वो बताओ क्या आएगी, तो वो आप किस तरह से बता सकते हैं। चलें वो पहले आपको सिखाए तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर 20 पे मूव करेंगे। तो ये देखें, ये सर ने निकाल के दिखाई हुई है। तो हम अब यहाँ पे फाइंड करना सीखते हैं ये सर ने कैसे फाइंड किया है। तो सबसे पहले देखें दोस्तों, ये एक PLA सर्किट है, और आपको पता है PLA सर्किट कौन सा होता है, जिसके अंदर आपके ये जो एंड गेट्स अरे होती है ये भी प्रोग्रामेबल होती है, और ये जो आर गेट अरे होती है ये भी प्रोग्रामेबल होती है। यही वजह कि आपको यहाँ पे देखें जो एंड गेट अरे है वो भी यहाँ पे उसके कनेक्शन कनेक्शन भी दिखाए जा रहे हैं, और जो आर गेट अरे है उसके भी कनेक्शन दिखाए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों हमें ये करना है कि हमने आउटपुट फाइंड करनी है सबसे पहले इन तमाम के तमाम एंड गेट्स की। तो ये हमारा फर्स्ट एंड गेट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये 6 एंड गेट लगे हुए हैं। तो वन बाय वन हम इन तमाम के तमाम एंड गेट्स की आउटपुट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इनकी आउटपुट फाइंड करने के लिए हमें ये पता हो कि इन एंड गेट्स को इनपुट क्या मिल रही है। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों गौर करो तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप की इनपुट्स हैं, इनपुट I1, I2, I3 एंड I4। और अगर आप गौर करें तो हर इनपुट के आगे एक नॉट गेट लगा हुआ है, और उस नॉट गेट के आगे फर्दर 2 लाइंस निकल रही हैं इनपुट की। एक डायरेक्ट लाइन है जिसके ऊपर ये बबल नहीं लगा हुआ, ये ऊपर वाली लाइन, और एक ये उस नॉट गेट के नीचे ये बबल लगा हुआ है जिससे एक लाइन निकल रही है, जिसका मतलब ये है कि ये मतलब इन्वर्टेड इनपुट है। ठीक है, यानी I1 ऊपर अगर आप गौर करो तो यहाँ पे I1 की ये जो इनपुट यहाँ से जा रही है ये आगे नॉट गेट के थ्रू आगे 2 लाइंस में कन्वर्ट हो रही है, ये ऊपर एक ऊपर वाली लाइन में और एक ये नीचे बबल वाली लाइन में। तो ऊपर वाली लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे I1 की जो आउटपुट होगी वो क्या होगी भला, I1 होगी, मतलब सिंपल I1 होगी। और ये जो नीचे वाली लाइन के ऊपर I1 की इनपुट होगी वो I1 बार होगी, मतलब I1 के ऊपर बार, मतलब बार के ऊपर आपको पता है वैल्यू 0 होती है, तो मतलब I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, अगर हम गौर करें तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1, सॉरी अरेजर कहाँ गया हमारा, अरेजर, ठीक है। अच्छा, अगर हम I1 की बात करें तो ऊपर वाली लाइन के अंदर जो भी इनपुट होगी वो क्या होगी, 1 होगी, और नीचे वाली इनपुट जो लाइन है जो बबल वाली है उसमें जो भी इनपुट होगी वो बेसिकली क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये आप आपने याद रखना है। तो अब जरा गौर कीजिएगा। तो नेक्स्ट अब चलते हैं। अगर मैं अब आपको इसको प्रॉपर लिख के दिखाऊं तो ये क्या होगा भला। अब देखो ये I1 वाली लाइन है ना, I1 वाली लाइन के ऊपर दो ये जो लाइंस हैं, ऊपर वाली लाइन क्या होगी, I1 होगी, ठीक है, और नीचे वाली लाइन क्या होगी, नीचे वाली लाइन होगी I1 के ऊपर बार। ठीक है, इसी तरह देखो नेक्स्ट ये I2 है, I2 भी आगे दो फर्दर नॉट गेट के थ्रू 2 लाइन में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब इसके ऊपर भी सेम वही तरीका कि ऊपर वाली लाइन क्या होगी, I2 होगी, और नीचे वाली लाइन I2 बार होगी। ठीक हो गया। उसके बाद देखो I3 है, तो I3 का भी सेम यही, आई ऊपर वाली लाइन I3 और नीचे वाली लाइन I3 बार। फिर I4 है तो ऊपर वाली लाइन, ये ऊपर वाली ये जो लाइन है I4, और नीचे वाली ये जो बबल वाली लाइन है, चूंकि ये भी I4 से आ रही है लिहाजा, लेकिन चूंकि बबल लगा हुआ है जिसकी वजह से ये I4 बार हो जाएगी, I4 बार। ठीक हो गया। अब दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये चेक करना है। तो चले मैंने ये आपको तो सिखा दिया कि ये कैसे आपने सारा आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद ज़रा गौर कीजिए। अब आपने सबसे पहले ये देखना कि ये जो आपकी ये जो एंड गेट है फर्स्ट वाला, इसकी कनेक्टिविटी किस किस के साथ हुई हुई है। दोस्तों कनेक्टिविटी कैसे पता चलती है कि ये जहाँ जहाँ एक्स लगा हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पे कनेक्टिविटी हुई हुई है। तो यहाँ पे एक्स कहाँ कहाँ लगा हुआ है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके इस फर्स्ट एंड का जो एक्स लगा हुआ है वो यहाँ लगा हुआ है, इस जगह पे, इस लाइन के ऊपर। अब मुझे ये बताएं ये जो लाइन है ये किसके साथ कनेक्ट है, ये बेसिकली डायरेक्ट लाइन है जो कि I1 की है। तो मतलब यहाँ पे इसको जो इनपुट मिल रही है वो है जी I1। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों जो दूसरा एक्स लगा हुआ है वो यहाँ लगा हुआ है, और ये जो एक्स है ये कहाँ किसके साथ कनेक्ट है, ये बबल के साथ कनेक्ट है, और वो बबल कहाँ से आ रही है, I2 से। तो मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, जो भी इनपुट होगी अगर उसके आगे बबल लगा हुआ है तो वो क्या बन जाएगी, उसके ऊपर बार आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इनपुट थी I2 और चूंकि ये बबल से आ रही है इसलिए ये बन जाएगी I2 बार, I2 बार हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्स ये लगा हुआ है, यानी मतलब यहाँ पे कनेक्शन है, और ये लाइन किसके साथ कनेक्ट है, ये बेसिकली डायरेक्ट लाइन है जो कि I4 से आ रही है। तो मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हमें इनपुट मिल रही है I4, ठीक है। तो मतलब इस अगर हम फर्स्ट एंड गेट की बात करें तो इस फर्स्ट एंड गेट को तीन इनपुट मिल रही हैं, I1, I2 बार और I4। तो अगर आप इसको लिखो तो इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे आप कि जो हमारा फर्स्ट एंड गेट है, मतलब जिसका नाम क्या रखा हुआ है सारे ने, P1, ये इसका नाम है P1। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे P1 इक्वल टू, आगे इसकी इनपुट्स लिखेंगे हम, तो इसकी इनपुट क्या आई है, I1। तो पहले क्या आएगा, I1, उसके बाद आगे आपको पता है ना एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, मतलब प्रोडक्ट लेता है तमाम इनपुट्स की। तो दरमियान में आपको पता है प्रोडक्ट के लिए क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। तो हमने डॉट लगाया, उसके बाद दूसरी इनपुट क्या थी, I2 बार। तो यहाँ पे हम लगाएंगे I2 के ऊपर ऐसे बार आ जाएगा, और उसके बाद फिर हम डॉट लगाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट लेना है। और उसके बाद तीसरी जो इनपुट थी वो क्या थी, I4। तो यहाँ पे हम लगा देंगे I4 ऐसे, ठीक हो गया। तो ये आपकी आउटपुट आ गई है किसकी, P1 की हमने निकाली है। P2 की निकालनी है, तो P2 की आउटपुट निकालने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे किसके कनेक्शन किस किसके साथ है। तो अब जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा क्योंकि मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है कि कनेक्शन कैसे चेक करते हैं। अब ये जो P2 वाला एंड गेट है, इसका पहला कनेक्शन ये लगा हुआ है, ये क्रॉस जहाँ लगा हुआ है। तो ये क्रॉस कहाँ से आ रहा है, ये क्रॉस बेसिकली ये बबल से आ रहा है, और ये बबल किसके साथ कनेक्ट है, I1 के साथ। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा I1 बार, क्योंकि बबल से अगर आ रही है तो ऊपर बार आ जाएगा। उसके बाद दूसरा दूसरा एक्स कहाँ पे है, ये वाला एक्स, यहाँ एक्स लगा हुआ है, और ये एक्स कहाँ से आ रहा है, ये एक्स बेसिकली इस बबल से आ रहा है, और ये बबल I2 के साथ कनेक्ट है। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा I2 बार, I2 बार। और उसके बाद नीचे तीसरा एक्स ये है, और ये एक्स किसके साथ कनेक्ट है, ये एक्स जो है डायरेक्ट कनेक्ट है I3 के साथ। तो मतलब यहाँ पे जो इनपुट मिलेगी वो मिलेगी I3 मिलेगी। तो यानी यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी P2 इक्वल टू, ये जो हमारे पास दूसरा एंड गेट है इसका हम क्या लिखेंगे, P2 इसका नाम लिखेंगे, आगे इक्वल लगा के जो भी उसकी इनपुट है तो उसकी इनपुट क्या मिल रही है, I1 बार डॉट I2 बार डॉट I3। तो I1 बार डॉट I2 बार, I2 बार और डॉट I3, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे ही आपने P2 फाइंड कर लिया, अब आपने P3 फाइंड करना है। तो ऐसे ही P3 भी फाइंड करेंगे, सेम डिटो ऐसे ही P3 इक्वल टू, उसके हम इनपुट चेक करेंगे। तो उसकी इनपुट कहाँ से आ रही है पहली, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा दोस्तों। अब मुझे क्योंकि अब मैंने आपको जो मेन चीज़ समझानी थी वो समझा दी है, अब मैं बस डायरेक्ट लिखूंगा इनपुट कहाँ कहाँ से आ रही है। देखो पहली इनपुट ये आ रही है, तो ये बेसिकली क्या है, I1। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा I1, आगे डॉट है। उसके बाद ये दूसरी इनपुट कहाँ से आ रही है, I2 से। तो मैंने मतलब यहाँ मैं लिख दिया I2, उसके बाद डॉट लगाएंगे। तीसरी इनपुट मिल रही है हमें I3 से, तो हम यहाँ पे I3 लिख देंगे, तो I3 और उसके बाद डॉट। और उसके बाद ये चौथी इनपुट हमें कहाँ से मिल रही है, ये देखो ये हमें मिल रही है बबल मतलब I4 से। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा I4 बार, I4 बार आ जाएगा, ठीक है। तो P3 भी सॉल्व हो गया। अब हमने सॉल्व करना है P4 को, फिर इस तरह P5 को, फिर P6 को, ठीक हो गया। जब ये दोस्तों आप ये सारे सॉल्व कर लोगे उसके बाद आपने फिर क्या करना है, नेक्स्ट फिर ये करते हैं कि ये जो आपके आर गेट है ना, ये फिर देखना किसके साथ कनेक्ट है। तो देखो ये जो फर्स्ट आर गेट है जिसको नाम सर ने O1 का दिया हुआ, तो आप इसको कैसे लिखोगे, O1 इक्वल टू, और मुझे ये बताओ O1 किस के साथ कनेक्ट है। तो जहाँ जहाँ एक्स लगा हुआ है वहाँ वहाँ बेसिकली ये O1 जो है वो कनेक्ट है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्स कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पे ज़रा आप गौर करें तो ये देखो, ये फर्स्ट आर गेट की ये वाली लाइन ना, तो इस लाइन के ऊपर देखो फर्स्ट एक्स ये लगा हुआ है जो कि P1 के साथ कनेक्ट है। तो मतलब जो O1 हमारा आर गेट है उसकी जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, P1, फर्स्ट के ऊपर आएगा P1, ठीक है। P1 आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जनाब है जी P2, यानी P2 कनेक्ट है इस फर्स्ट आर गेट के साथ। तो आगे हम लगाएंगे प्लस पहले और फिर लिखेंगे P2, क्योंकि प्लस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये आर गेट है और आपको पता है आर गेट के हर इनपुट के दरमियान प्लस आता है। तो P1 प्लस P2, उसके बाद प्लस अगली इनपुट कौन सी है, अगली जो इसको इनपुट मिल रही है वो है P3। तो P3 मतलब जहाँ जहाँ एक्स है ना उसको आपने काउंट कर लेना, तो P3 मिल रहा है इसको।
नेक्स्ट P4 देखें, यहाँ पे P4 की जगह पे x नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद P5 की जगह पे x है, यस, तो मतलब P5 जो है वो भी कनेक्ट है इस फर्स्ट आर गेट की इनपुट के साथ। तो मतलब हम आगे लिख देंगे प्लस P5। अब दोस्तों मैंने आपको शॉर्टकट लिख के दिया है जल्दी कि O1 की जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, बूलियन एक्सप्रेशन बनेगी, वो बनेगी O1 इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P5। ये इसकी जर्नल एक एक्सप्रेशन बन रही है, लेकिन आपने इसके अंदर P1 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है। आपको पता है जब हम मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं जी पुटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने जर्नल इक्वेशन लिखी थी कि O1 इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड P5। अब आप क्या करोगे, अब आप जो है इस P1 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करोगे। तो P1 की वैल्यू क्या थी, I1 डॉट I2 बार डॉट I4। तो P1 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करोगे, फिर आप P2 की जगह पे जो भी उसकी वैल्यू है ये वो पुट करोगे, फिर P3 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करोगे, P5 की जगह पे जो भी आप वैल्यू फाइंड करोगे वो उसकी जगह पे पुट करोगे। तो बेसिकली आपके पास फुल एंड फ्लैश जो है वो O1 जो आपके पास आर गेट है उसकी आउटपुट आ जाएगी, जो यानी उसकी बूलियन एक्सप्रेशन आ जाएगी, जैसे यहाँ पे सर ने ऊपर करके दिखाई है। ये देखो, ठीक है, कि सर ने O1 के अंदर क्या किया, जो भी हमारे पास गेट थे P1 P2 एंड P4 P3 एंड P5, तो वो उनकी सारी जो भी इक्वेशन थी ना ऊपर, जो हमने फाइंड करना सीखी अभी अभी आई के अंदर, वो सारे उनके अंदर पुट कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो इस तरह से दोस्तों हम जो है ये बूलियन एक्सप्रेशन जो है फाइंड करते हैं। अगर आपको इस तरह से एक सर्किट गिवन हो तो पेपर में अगर आपको इस तरह से सर्किट आए तो आपने इसी तरह सेम डिटो के जैसे मैंने सिखाया ना वैसे ही आपने ये जो सर्किट है इसको सॉल्व करके ये पूरी बूलियन जो एक्सप्रेशन है उसको ड्रा कर लेना है। ठीक है, आउटपुट और इनपुट फाइंड कर लेंगे। अच्छा नेक्स्ट अब हम आ गए दोस्तों लेसन नंबर 20 के ऊपर, और यहाँ पे सर कह रहे हैं जी इम्प्लीमेंटिंग कांस्टेंट जीरोस एंड वंस। अच्छा दोस्तों अगर ये बात याद रखिएगा कि ये जो PLA सर्किट है ना, इस PLA सर्किट की अगर सर आपको कहें कि बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करो तो फिर आपने ऊपर वाला सिस्टम इस्तेमाल करना है, मतलब ये जो मैंने ऊपर करके दिखाया ये आपने इस तरह से इसको फाइंड करना है। और अगर इसी सेम सर्किट को सर कहें कि आपने जीरोज एंड वंस इंप्लीमेंट करने हैं तो फिर दोस्तों इसका तरीका जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि एक ही सेम सर्किट के ऊपर डिफरेंट मेथड्स इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो ऊपर हमने क्या किया, ऊपर हमने बेसिकली बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड की है उनकी, अपने डिफरेंट ग्रेड्स की। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली सर कह रहे हैं कि इसी सेम PLA सर्किट के ऊपर क्या करो, जीरोस एंड वंस इंप्लीमेंट करो। मतलब जीरोस एंड वन इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या कि यहाँ पे जो भी इनपुट होगी वो भी 0 1 के अंदर होगी, और जो आउटपुट मिलेगी हमें वो भी 0 1 की फॉर्म में ही हमने लिखनी है। ये मतलब है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इसको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो जरा दोस्तों, अब सबसे पहले हमने ये पहला जो एंड गेट है P1, इसको देखना कि किस 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 के साथ कनेक्ट है। तो ये देखो, ये I1 के साथ भी कनेक्ट है, I2 के साथ भी, I3 के साथ भी एंड I4 के साथ भी। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता हो तो थोड़ा सा मैं पहले जूम कर लेता हूँ इसको। ये देखो जरा, पहले गौर करो जरा कि ये जो I1 है, ये I1 की इनपुट यहाँ से ऐसे होती हुई इस नॉट गेट को मिली। आगे इस नॉट गेट से आगे दो लाइंस निकली हैं, एक ये डायरेक्ट लाइन है और एक ये बबल वाली लाइन है। ये जो डायरेक्ट लाइन है ना, इसमें I1 की जो भी इनपुट आएगी वो बेसिकली 1 होगी, और जो बबल वाली लाइन है इसमें I1 की जो इनपुट होगी वो 0 होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बार है ना, जो बबल होता है वो आपको पता है वो क्या कर देता है, वो I1 बार बना देता है। मतलब I1 के ऊपर बार, जो मैंने आपको अभी भी ऊपर सिखाया। तो अगर बार हो तो वो 0 होता है, और अगर विदाउट बार हो तो वो 1 होता है। ऐसे देखो, ये I2 है तो I2 की ये जो दो लाइन है, इसमें फर्स्ट लाइन के ऊपर 1 आएगा, सेकंड लाइन के ऊपर 0 आएगा। ऐसे I3 के अंदर भी ये फर्स्ट लाइन के ऊपर 1 आएगा, सेकंड लाइन के ऊपर 0 आएगा। और I4 के अंदर भी फर्स्ट लाइन के ऊपर 1 आएगा और सेकंड लाइन के ऊपर 0 आएगा। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा। अब ये देखो, ये जो फर्स्ट एंड गेट है, इसकी इनपुट कहाँ कहाँ से आ रही है, इसकी इनपुट यहाँ हर जगह से आ रही है। मतलब फर्स्ट एक्स ये लगा हुआ है तो यानी यहाँ पे इनपुट आएगी 1, फिर यहाँ पे इनपुट आएगी 0। जो मतलब इनपुट पीछे से आ रही है वही सेम इनपुट इसको एक्स को मिलेगी, मतलब एक्स वाले कनेक्शन को मिलेगी। तो ये इस लाइन के ऊपर इनपुट क्या आ रही है 1, तो ये मतलब यहाँ पे मिलेगा 1, फिर यहाँ पे मिलेगा हमें इनपुट 0, फिर यहाँ पे मिलेगी 1, फिर यहाँ पे मिलेगा 0, फिर यहाँ पे मिलेगी 1 और फिर यहाँ पे मिलेगा 0। तो मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपका फर्स्ट एंड गेट है, इसकी जो डिफरेंट इनपुट्स हैं वो 201 भी हैं और 0 भी हैं। मतलब कम्बिनेशन है 1 का और 0 का, मतलब कुछ इनपुट्स 0 हैं और कुछ इनपुट्स 1 है। और आपको दोस्तों पता है कि जो एंड गेट होता है ये क्या करता है, ये तमाम के तमाम इनपुट्स को आपस में मल्टीप्लाई करता है, प्रोडक्ट लेता है उनकी। और आपको पता है दोस्तों, मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर आप
अपनी कोई भी वैल्यू का प्रोडक्ट लेते हो ना, मतलब उसको मल्टीप्लाई करते हो, तो अगर आपकी तमाम की तमाम वैल्यूज़ में एक भी ज़ीरो आ जाए, एक भी ज़ीरो आ जाए मल्टीप्लाई करते हुए, तो आपकी पूरी की पूरी आउटपुट जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पे देखो ज़रा, ये जो हमारा फर्स्ट एंड गेट है, इसमें इसकी ये जितने भी इनपुट्स इसको मिल रही हैं, इसमें ज़ीरो भी आ रहे हैं। ये देखो, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। तो इसका मतलब है जब ये एंड गेट इन तमाम इनपुट्स को मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आएगी वो ज़ीरो आएगी। फाइनल आउटपुट क्या आएगी? यहाँ पे P1 की जो फाइनल आउटपुट आएगी वो ज़ीरो आएगी। ज़ीरो क्यों आएगी? क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है, और जब मल्टीप्लाई करेगा तो आपको पता है एक भी अगर ज़ीरो तो वो वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर हम P2 की बात करें, अगर हम यहाँ पे P2 की बात करें, ये जो सेकंड हैंड गेट है P2, इसकी अगर बात करें तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? तो इसकी पहले हम देखेंगे ये किस इनपुट के साथ कनेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, इसकी इनपुट के ऊपर कोई भी एक्स नहीं लगा हुआ, मतलब कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये जो आपका P2 है, ये किसी भी इनपुट के साथ कनेक्ट नहीं है। तो इसकी फिर आउटपुट आएगी 1। 1 क्यों आएगी दोस्तों? क्योंकि ये एक्टिव लो सर्किट है। एक्टिव लो सर्किट दोस्तों वो होता है जिसमें इनपुट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें 1 मिलती है, और आउटपुट जो है वो अगर कनेक्शन ना हो, मतलब कोई भी मान लो आपको इनपुट नहीं मिल रही, तो उस सूरत में फिर क्या होता है, आपकी आउटपुट जो है वो ज़ीरो होती है। ठीक है? ये बात याद रखिएगा। एक्टिव लो सर्किट के अंदर क्या होता है कि अगर आपको कोई भी इनपुट नहीं मिल रही, तो वहाँ पे आप इनपुट के तौर पर 1 कंसीडर करेंगे, और अगर आपको आउटपुट के एक्टिव लो सर्किट के अंदर जो आउटपुट वाली एरिया, आउटपुट मतलब ये जो आर गेट है, ये जो एंड गेट है, ये बेसिकली आगे फर्दर इनपुट मिलेगी आर गेट को। तो ये जो आर गेट है, ये बेसिकली आपकी फाइनल आउटपुट है। तो एक्टिव लो सर्किट्स के अंदर अगर इनपुट आपको कोई भी नहीं है आपको मिल रही, तो वहाँ पे 1 आएगा, और आउटपुट के अंदर अगर कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे 0 आएगा। ठीक हो गया? तो यहाँ पे इसलिए दोस्तों 1 आएगा क्योंकि ये एक्टिव लो सर्किट है। उसके बाद दोस्तों ये P3 है, तो P3 को कहाँ क्या-क्या मिल रहा है? P3 को यहाँ पे वैसे हमें काउंट करने की फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है? चलिए फिर भी मैं आपको फाइंड करना सिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखें ज़रा, अब P जो 3 है, इसका जो फर्स्ट कनेक्शन लगा हुआ है वो ये लगा हुआ है, ठीक है? और ये फर्स्ट कनेक्शन के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है? 1, मतलब यहाँ पे इसको मिलेगा 1। उसके बाद यहाँ पे इसको क्या मिलेगा? यहाँ पे ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन इस लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन के ऊपर इसको क्या मिल रहा है? इनपुट 0, तो मतलब यहाँ पे आएगा 0। तो आपको पता है एक भी 0 मिल जाए तो एंड गेट का आउटपुट 0, क्योंकि एंड गेट के अंदर अगर एक भी इनपुट 0 हो जाए तो तमाम के तमाम आउटपुट 0, तो मतलब P3 की आउटपुट भी 0। उसके बाद देखें P4 के अंदर जो है, यहाँ पे भी देखो एक इनपुट 0, ये वाली इनपुट 0 है, ये भी इनपुट 0, तो लिहाजा P4 की फाइनल इनपुट भी 0, आउटपुट भी 0 आ जाएगी। इस P5 की आउटपुट जो है, ये भी आ जाएगी 0 0, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे इस जगह पे 0 मिल रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे इस P5 की भी आउटपुट 0 आ जाएगी, और P6 की आउटपुट भी 0 आ जाएगी, क्योंकि देखो इस P6 को भी यहाँ पे भी 0 मिल रहा है, यहाँ पे भी 0 मिल रहा है। ठीक हो गया? तो ये इनकी आउटपुट आ गई हैं। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इस अपने आर गेट की आउटपुट फाइंड करनी है। तो इस आर गेट को देखो, ये जो फर्स्ट आर गेट है, ये किसके साथ कनेक्ट है? तो ये आपका फर्स्ट आर गेट है, ये आपके P1 के साथ कनेक्ट है। किसके साथ कनेक्ट है? ये देखो यहाँ पे एक्स लगा हुआ है ना, तो मतलब ये आपका फर्स्ट आर गेट कनेक्ट है किसके साथ? P1 के साथ। तो P1 की इनपुट क्या? 0, तो मतलब ये P1 की इनपुट 0, सॉरी, P1 की आउटपुट 0 है। ये आउटपुट 0 एज़ ए इनपुट इस ऑर गेट को मिलेगी। तो मतलब इस ऑर गेट के ऊपर क्या मिला? 0। तो जब 0 मिलेगा, तो हमारे पास इस ऑर गेट की जो आउटपुट आएगी वो भी 0 आएगी। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब आपको इनपुट 0 मिल रही है तो आउटपुट भी तो 0 ही होगी ना। उसके बाद देखो, नेक्स्ट हमारे पास ये है जी O2, ये सेकंड ऑर गेट। ये ऑर गेट किसके साथ कनेक्ट है? ये हमारे इस P2 के साथ कनेक्ट है। अब P2 की आउटपुट क्या थी? 1। ये जो P2 की आउटपुट 1 है ना, ये एज़ ए इनपुट मिलेगी किसको? इस ऑर गेट को। तो मतलब जब इस ऑर गेट को एज़ ए इनपुट 1 मिला, तो ये आउटपुट क्या देगा फिर? ये आउटपुट भी 1 देगा। उसके बाद देखो, अगर हम O3 की बात करें, तो O3 जो है वो किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है। तो जब किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया था भला, कि जो आर गेट है ये सारी की सारी, ये बेसिकली आपकी फाइनल आउटपुट है। तो मैंने आपको बताया था कि ये एक्टिव लो सर्किट है, और एक्टिव लो सर्किट के अंदर क्या होता है कि जो फाइनल आउटपुट होती है वो अगर किसी के साथ भी कनेक्ट ना हो, तो वहाँ पे आउटपुट जो है वो 0 आती है। ठीक है? तो दोस्तों ये आपकी फाइनल आउटपुट आ गई है कि O1 की आउटपुट 0, O2 की आउटपुट 1 एंड O3 की आउटपुट 0। ठीक हो गया जी? तो चलें जी, तो ये हमने सर्किट जो है वो सॉल्व कर लिया, और देखो इस पूरे सर्किट के अंदर जितनी भी इनपुट्स और आउटपुट्स हैं, देखो वो 0 और 1 की फॉर्म के अंदर है, 0 और 1 की फॉर्म के अंदर है। और यही सारे में हमें कहा था कि आपने इस सर्किट के ऊपर जो है 0 एंड 1 इम्प्लीमेंट करके दिखाने हैं। तो यही हमने किया। तो ये दोस्तों पेपर में आपने अच्छे से पहले ऊपर स्टेटमेंट पढ़ लेनी है कि सर ने आपको क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है। सर ने आपको बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए कहा है, तो आप फिर ये वाला तरीका अडॉप्ट करोगे, ये जो मैंने आपको ऊपर सिखाया। अगर सर आप कहते हैं कि आपने बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करनी है इस सर्किट की, तो फिर आपने ये मेथड अप्लाई करना है।
अगर सर आपको कहते हैं कि आपने इम्प्लीमेंट करना है ज़ीरो एंड वंस को, तो फिर आपने ये वाला जो मेथड है ये इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और इसके बाद एक तीसरा मेथड भी सर ने नीचे बता दिया, ये देखो। अब यहाँ पे देखो सर ने एक और मेथड बता दिया, कहते हैं जी इम्प्लीमेंटिंग मेथड। ये मतलब मेथड नहीं है, मतलब आप ये समझ लो कि फंक्शनैलिटीज़, कि एक ही सर्किट की डिफरेंट फॉर्म के अंदर फंक्शनैलिटीज़, ठीक है। फंक्शनैलिटीज़ क्या हो सकती हैं, तो यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट तीसरी जो फंक्शनैलिटी सर ने बता रही है वो है जी इम्प्लीमेंटिंग ऑड प्राइम नंबर फंक्शन। ऑड नंबर कौन से होते हैं आपको पता है? ऑड नंबर वो होते हैं जो कि टू के ऊपर डिवाइड नहीं होते, जो कि टू के ऊपर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल के अलावा किसी भी अदर टेबल में डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पे ऑड प्राइम नंबर का क्या मतलब है? कि मतलब ऐसे नंबर जो ऑड भी हों और प्राइम नंबर भी हों, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है किसके थ्रू? पीएलए के थ्रू, मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे के सर्किट के थ्रू। अब ये दोस्तों आपके पास सर्किट है, इस सर्किट के अंदर बेसिकली आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो आपकी आउटपुट है कि आया कि वो ऑड प्राइम नंबर है या नहीं है, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले दोस्तों हम सबसे पहले इस तमाम के तमाम ये जो एंड गेट्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस P1 को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे P1 को सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम नीचे से शुरू करेंगे। अच्छा, ये जब आपने ऑड प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करने हैं ना, तो आपने जो अपनी लेबलिंग है ना, मतलब जो इनपुट्स हैं वो नीचे से शुरू करनी है देखना, मतलब पहली कौन सी इनपुट मिल रही है, फिर देन, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, ये जो P1 है दोस्तों, ये P1 जो है सबसे पहले नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाएं तो ये सबसे पहले कनेक्ट कनेक्ट किसके साथ है? I4 के साथ। किसके साथ कनेक्ट है? I4 के साथ, ठीक है। अब I4 के साथ तो ये कनेक्ट है, लेकिन उसकी किस लाइन के साथ? डायरेक्ट लाइन के साथ या बबल वाली लाइन के साथ? तो डायरेक्ट लाइन के साथ अगर कनेक्ट होता तो फिर इसको 1 मिलता, लेकिन चूंकि ये बबल के साथ कनेक्ट है तो इसको क्या मिलेगा? यहाँ पे 0 मिलेगी इनपुट, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद ऊपर ये एक्स लगा हुआ है, तो ये एक्स भी बबल के साथ कनेक्ट है, यानी I3 की बबल के साथ, तो मतलब यहाँ पे भी इसको क्या मिलेगा? वैल्यू 0 मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे भी ये बबल के साथ कनेक्ट है, इसको भी यहाँ पे 0 मिलेगा। उसके बाद ये डायरेक्ट के साथ कनेक्ट है, तो ये डायरेक्ट के ऊपर इसको 1 मिलेगा। तो मतलब अगर आप इसको तरतीब से लिखो इस इनपुट को, तो ये कैसे लिखा जाएगा? तो मैंने आपको क्या बताया था भला, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लिखना आपने, नीचे से ऊपर की तरफ आपने लिखना है। तो अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ लिखो तो ये बन जाएगा 0, मतलब ये पहला 0 ये, फिर उसके बाद ये 0, फिर ये 0, फिर 1, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आपने लिखना है ना, तो 0 0 और 0 और 1, ठीक है। और अगर मैं इसको मैं इसको गेट के अंदर लिख देता हूँ, इसके मुताबिक गेट के अंदर, तो ये इसका गेट है, तो इसके अंदर इसकी इनपुट इसको क्या मिल रही है? 0 0 0 और 1। मुझे ये बताएं दोस्तों, 0001 ये किस डेसिमल वैल्यू की बाइनरी है? ये बेसिकली 1 की बाइनरी है, क्योंकि आपको पता है ना, बाइनरी के अंदर अगर 0001 लिखा हो तो बेसिकली उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे आ गया डेसिमल इक्विवेलेंट 1। हमने यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पे ऑड प्राइम नंबर देखना है, तो ऑड प्राइम नंबर डेसिमल में ही होते हैं, ठीक है। वो हमने बाइनरी में नहीं देखने हैं। तो पहले हमने बाइनरी यानी जो इनपुट मिल रही है वो बाइनरी में है, उस बाइनरी को फिर हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो यहाँ पे हमें जो डेसिमल वैल्यू मिली है वो 1 मिली है। अब P1 की हमने आउटपुट फाइंड कर ली 1। P2 की आउटपुट क्या है, ये कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हमने इसकी इनपुट देखनी है। तो इसकी पहली जो इनपुट है वो ये है, जो कि 0 है। ये देखो, ये यहाँ से आ रही है ना, तो यहाँ से ये बबल से लाइन आ रही है, तो मतलब यहाँ पे इनपुट मिलेगी 0। उसके बाद यहाँ भी इनपुट मिलेगी 0, यहाँ पे इनपुट मिलेगी 1, और यहाँ पे इनपुट मिलेगी 1, क्योंकि ये डायरेक्ट लाइन से आ रही हैं। अच्छा, अब इसको कैसे लिखेंगे? नीचे से ऊपर ऊपर की तरफ, तो यानी 0 0 1 1, तो इसको आप लिखोगे 0 0 1 और 1, तो 0 0 11, ये बेसिकली 3 की बाइनरी होती है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 3, ठीक है। उसके बाद ये इसकी बारी P3 की, तो P3 के ऊपर ये जो इनपुट है ये बेसिकली 0 से आ रही है, ये इनपुट 1 से आ रही है, ये इनपुट 0 से आ रही है, ये इनपुट 1 से आ रही है। तो इसको कैसे लिखोगे आप? नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब 0 1 0 1, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 0 1 सॉरी 1 0 1, तो 0 1 0 1 मतलब 0 101, ये बेसिकली 5 की बाइनरी होती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5। ऐसे इसको अगर देखें तो यहाँ पे वैल्यू 0 है, इनपुट 0 है, यहाँ पे इनपुट 1 है, यहाँ पे इनपुट 1 है, और यहाँ पे भी इनपुट 1 है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 0 1 1 1, तो इसको आप ऐसे लिखोगे 0 1 1 1,
और ये क्या वैल्यू बन रही है, ये बन रही है 0 111, ये बेसिकली 7 की बाइनरी होती है। ठीक है, 7 लिख दिया। उसके बाद P5 के अंदर क्या आएगा, ये देखो इसकी इनपुट क्या मिल रही है, यहाँ पे इनपुट डायरेक्ट आ रही है तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पे इनपुट जो है चूँकि बबल के थ्रू आ रही है तो यहाँ पे आ जाएगा इनपुट 0। यहाँ पे ये इनपुट डायरेक्ट आ रही है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ये इनपुट भी डायरेक्ट आ रही है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये क्या बन गया, ये बेसिकली आपकी, आप नीचे से ऊपर की तरफ लिखोगे तो मतलब 1 0 1 1, तो ये यहाँ पे इनपुट मिल रही है 1 0 1 1। ठीक है, 1 0 1 1। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 1011। 1011 बेसिकली 11 की बाइनरी होती है। 1011 जो है वो 11 की बाइनरी है। ऐसे ही अगर आप इस एंड गेट की बात करो तो यहाँ पे ये डायरेक्ट डायरेक्ट इनपुट आ रही है तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1। ये भी डायरेक्ट आ रही है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ये 0 मतलब ये नॉट गेट से आ रही है, मतलब बबल से आ रही है तो यहाँ पे आ जाएगा इनपुट 0 और यहाँ पे इनपुट आ जाएगी 1 क्योंकि ये डायरेक्ट आ रही है। अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 1 0 1, तो 1 1 0 1, ये बेसिकली 13 की बाइनरी होती है। 1101 जो है ये 13 की बाइनरी है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम चलेंगे, ये देखो अब हमने तमाम के तमाम जो एंड गेट्स थी उनकी आउटपुट फाइंड कर लिया, 1 3 5 7 11 और 13। मुझे ये बताओ 1 जो है वो आड नंबर होता है, यस 1 इज अ आड नंबर। नेक्स्ट, क्या 1 आड नंबर तो चले है, क्या ये प्राइम नंबर भी है, यस ये प्राइम नंबर भी है क्योंकि दोस्तों 1 अपने टेबल के अलावा किसी भी अदर टेबल में डिवाइड नहीं होता, लिहाजा 1 जो है वो एक ऑड नंबर भी है और ये एक प्राइम नंबर भी है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी हमें यहाँ पे 1। ठीक है, आउटपुट 1 क्यों मिलेगी, क्योंकि P1 की जो हमारे पास वैल्यू है वो 1 है और 1 जो है वो एक ऑड प्राइम नंबर है, यानी ऑड भी है और प्राइम भी है, लिहाजा यहाँ पे आउटपुट मिलेगी 1। उसके बाद P2 की अगर हम बात करें तो P2 की वैल्यू आउटपुट है 3, तो 3 जो है वो एक ऑड नंबर भी है और एक प्राइम नंबर भी है क्योंकि 3 अपने टेबल के अलावा किसी भी अदर टेबल में डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पे भी आउटपुट क्या मिल जाएगी हमें, यहाँ पे एज ए इनपुट हमें 1 मिलेगी, एज ए इनपुट मतलब इस एंड गेट की तो वो आउटपुट है, लेकिन आगे फर्दर वो एज ए इनपुट मिलेगी ना किसको, इस और गेट को। ठीक है, मतलब जो पिछले गेट की आउटपुट होती है ना वो अगले गेट को एज ए इनपुट मिलती है। तो यहाँ पे 3 जो है वो ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट आ जाएगी वो आ जाएगी 1। ठीक है, मतलब अगर आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, क्योंकि कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो जवाब क्या आता है, 1 आता है। आपको पता है ना बूलियन बूलियन का ये रूल है कि अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो आपका आंसर 1 आएगा और अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो आपका आंसर 0 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी, यहाँ पे इनपुट आ गई 1। ऐसे ये देखो ये 5 भी एक ऑड नंबर है और ये प्राइम नंबर भी है, तो यहाँ पे आएगा 1। उसके बाद 7 के ऊपर भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहाँ भी आ जाएगा 1। 11 के ऊपर भी फुलफिल हो रही है, यहाँ भी आ जाएगा 1। इस 13 में भी फुलफिल हो रही है, यहाँ भी आ जाएगा 1। तो ये मैंने 1 1 क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों ये जो आर गेट है ना आपका फर्स्ट आर गेट, ये बेसिकली तमाम के तमाम एंड गेट्स के साथ कनेक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इन तमाम एंड गेट्स की जो आउटपुट थी उसको एज ए इनपुट जो है फाइंड करके इस आर गेट को दे दिया। और आपको दोस्तों पता है आर गेट की अगर एक आर गेट की अगर तमाम इनपुट्स अगर 1 हो तो आउटपुट फिर भी 1 आता है और अगर आर गेट के अंदर एक भी इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट फिर भी 1 आता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे तमाम के तमाम जो इनपुट है वो 1 है, लिहाजा आर गेट की आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जिसका मतलब ये है कि ये तमाम के तमाम जो नंबर्स हैं वो एक ऑड प्राइम नंबर हैं, ये यही हमने आइडेंटिफाई करना था। उसके बाद देखो अगर हम इस ऑर गेट की बात करें तो इस ऑर गेट के ऊपर भी देखें, चूँकि सेम ऊपर से जो इनपुट आ रही है ये वाली 1 1 1 1 यही तो सेम नीचे भी आएगी ना, क्योंकि वही सेम लाइन है ना, तो सेम लाइन के ऊपर सेम सेम इनपुट नीचे भी आएगी। मतलब ये वाला 1 यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, ये वाला 1 यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो इस ऑर गेट की कनेक्शन किस किस के साथ है, P1 के साथ, P2 के साथ एंड P3 के साथ। तो P1 की वैल्यू 1, P2 की वैल्यू 1 एंड P3 की वैल्यू 1, तो 1 1 प्लस 1 प्लस 1। ऑर गेट चूंकि ऐड करता है तमाम इनपुट्स को तो 1 प्लस 1 प्लस 1 जवाब आया 1। ठीक है, और उसके बाद ये किससे कनेक्ट है, ये बेसिकली, और ये जो ऊपर वाला 1 है सॉरी ये 1 जो है इस तरह नीचे आएगा, ये 1 जो है इस कनेक्शन के थ्रू नीचे भी यहाँ 1 मिलेगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो मतलब इस ऑर गेट की वैल्यू भी 1 आ गई। तो फाइनली जो है आपके पास आंसर क्या है, 1 1 1, जिसका मतलब ये है कि आपके पास जो यहाँ पे तमाम की तमाम जो एंड गेट्स की आउटपुट्स थी वो जो है वो एक ऑड प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो कि जो आपको इनपुट्स मिल रही थी यहाँ पे ऊपर वो ऑड प्राइम नंबर्स ही हैं सारे के सारे। तो ये हमने आइडेंटिफाई करना था, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। चलें जी, नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है हमारे पास गैल ऑपरेशन। गैल ऑपरेशन, आपने गैल के बारे में दोस्तों पढ़ा, हमने प्रीवियस पढ़ के आए हैं कि गैल भी एक क्या है, एक प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है
जिसको हम प्रोग्राम करते हैं, और इसके अंदर भी हमारे पास एंड गेट और आर गेट की अरेज होती हैं, और इसके अंदर एंड गेट जो अरे होती है वो रीप्रोग्रामेबल होती है, मतलब उसको जितनी दफ़ा आप चाहो आप प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन जो आर गेट अरे होती है वो फिक्स्ड होती है, मतलब उसको आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। और दोस्तों आपने ये भी पीछे पढ़ा था कि जो गैल ऑपरेशन गैल जो डिवाइस होती हैं, इनके अंदर जो है वो हम वो यूज़ नहीं करते, मतलब इसको हम कहते हैं ब्रेकर, ब्रेकर हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। हम इसके अंदर जो है वो ई स्केयर सी मॉस टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और ये सी मॉस टेक्नोलॉजी बेसिकली दोस्तों क्या करती है, इसमें ना हम बेसिकली स्विच होता है मतलब ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो जिसको हम ऑन करें तो वो कनेक्ट हो जाता है, इनपुट के साथ, इनपुट आउटपुट से कनेक्ट हो जाती है, और अगर इसको हम ऑफ कर देंगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका सी ई स्केयर सी मॉस का फंक्शनैलिटी है। अब हम इसको एक दफ़ा आगे चल के देख लेते हैं। अच्छा ये देखो दोस्तों, ये आप देख रहे हो, ये देखो सी स्केयर सीमो ई स्केयर सीमोस लगा हुआ है, और ये सेल है इसका, और ये सेल देखो ये इनपुट से पहले ये जो इनपुट से कनेक्ट है, और आगे ये जो ई स्केयर सीमोस है ये आगे किसके साथ कनेक्ट है, ये आपकी इस एंड गेट की इनपुट लाइन के साथ, ठीक हो गया। तो इस तरह देखो देखो हर जगह पे जो है वो ई स्केयर सीमोस लगा हुआ है, ठीक है। जबकि ऊपर जो आपने ऊपर जो 3 डिवाइसेस पड़ी थी पीएलए और पीएएल, उसमें क्या हो रहा था, फ्यूज़ यूज़ हो रहे थे, और उस फ्यूज़ को दोस्तों एक दफ़ा अगर आपने प्रोग्राम कर दिया तो उसके बाद दोबारा आप उसको प्रोग्राम नहीं थे कर सकते। जबकि गैल के अंदर क्या होता है, गैल के अंदर चूँकि ये इसके सीमोस लगा हुआ है यानी स्विच है जिसको ऑन ऑफ आप कर सकते हो, लिहाज़ा इसको आप जो है वो कभी भी रीप्रोग्राम कर सकते हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सर ने थोड़ा-सा और अच्छे से बता दिया हमें नीचे जाके। ये देखो यहाँ पे प्रॉपर हमें सर ने बता दिया कि ये देखो ये स्विच है, ई स्क्वायर सी मोस्ट बेसिकली स्विच हैं जिनको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका स्विच ऑन होगा तो इसका मतलब है यहाँ पे इनपुट आपको मिलेगी। मतलब इस एंड गेट के ऊपर इनपुट जाएगी। और अगर ये जो स्विच है ये ऑफ है तो इसका मतलब है ये कट है। मतलब ये इसकी इनपुट नहीं मिलेगी इस एंड गेट को। ये भी कट है, ये भी ऑफ है, तो इसका मतलब है इसकी इनपुट भी इस एंड गेट को नहीं मिलेगी। ये भी ऑफ है, इसकी भी इनपुट इसको नहीं मिलेगी। तो मतलब जहाँ पे सिर्फ ऑन होगा ना, सिर्फ वो वाली इनपुट आपके इस एंड गेट को आगे फॉरवर्ड होगी। तो यहाँ पे ये सिर्फ फर्स्ट स्विच ऑन था, तो मतलब इस फर्स्ट स्विच की ये जो इनपुट है ए, अब ये देखो ये जो फर्स्ट स्विच है ऑन है, तो ये जो इनपुट इसको कहाँ से मिल रही है, ए से। मतलब ये जो ए है ये एज ए इनपुट जो है ये किसको जा रहा है, इस हमारे फर्स्ट एंड गेट की फर्स्ट इनपुट को। मतलब फर्स्ट इनपुट के ऊपर क्या आ गया, ए आ गया। उसके बाद मुझे ये बताएं, इस एंड गेट फर्स्ट एंड गेट की ये सेकंड इनपुट कहाँ से आ रही है। तो इस हमारे पास ये जो फर्स्ट एंड गेट है इसकी जो सेकंड इनपुट है, इस लाइन के ऊपर कौन सा स्विच ऑन है, तो इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ है, फिर ऑफ है, फिर ऑफ है, ये ऑन है। तो ये जो ऑन स्विच है ये किसके साथ कनेक्ट है, ये दोस्तों कनेक्ट है ऊपर जाके बी के साथ, तो सॉरी बी बार के साथ, बी बार के साथ, ये देखो बी बार के साथ। तो मतलब यहाँ पे इस स्विच ये स्विच क्या करेगा, ये जो बी बार वाली इनपुट है ये एज ए इनपुट इस फर्स्ट एंड गेट की सेकंड इनपुट लाइन के ऊपर दे देगा। तो मतलब सेकंड इनपुट लाइन के ऊपर क्या मिला, बी बार। तो इसको आप कैसे लिखोगे, अब आपको पता है एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो मतलब पहली इनपुट ए डॉट डॉट मतलब प्रोडक्ट के लिए, और उसके बाद दूसरी इनपुट क्या थी, बी बार। तो यहाँ पे आपने लिख दिया बी बार, ठीक है। ऐसे ही आपने अब दूसरी भी फाइंड करनी है। ये नेक्स्ट एंड गेट है, इस एंड गेट की फर्स्ट इनपुट कहाँ से आ रही है, इस एंड गेट की ये जो फर्स्ट इनपुट है ये आ रही है इस लाइन के ऊपर, ये वाला स्विच ऑन है। तो ये वाला स्विच अगर ऑन है तो ये स्विच किसके साथ कनेक्ट ऊपर जाके, ये स्विच बेसिकली ऊपर जाके कनेक्ट है किसके साथ, ए बार के साथ, क्योंकि ये दूसरी लाइन है ना, तो दूसरी लाइन के ऊपर ए बार है। तो यानी इस फर्स्ट सेकंड एंड गेट की फर्स्ट इनपुट लाइन के ऊपर हमें जो इनपुट मिलेगी वो मिलेगी ए बार। और सेकंड इनपुट लाइन के ऊपर हमें क्या मिलेगा, सेकंड इनपुट लाइन ये वाली है, तो इसके ऊपर ये वाला स्विच ऑन है, और ये स्विच ऊपर जाके किसके साथ कनेक्ट है, बी के साथ कनेक्ट है। मतलब यहाँ पे जो सेकंड इनपुट है वो हमें मिलेगी बी। तो इसको जब आप लिखोगे इसको ऐसे लिखोगे ए बार फर्स्ट इनपुट डॉट बी मतलब सेकंड इनपुट, ठीक है। ऐसे ही आपने नेक्स्ट नीचे जाके इस एंड गेट को सॉल्व करना है। अब इस एंड गेट की फर्स्ट जो इनपुट है वो इस लाइन के ऊपर आपने देखना है कौन सा स्विच आना है, तो ये वाला स्विच आना है, और ये स्विच ऊपर जाके कनेक्ट है ए के साथ, क्योंकि ये जो आपकी फर्स्ट लाइन है ये ए है, सेकंड लाइन ए बार है, थर्ड लाइन बी है, और फोर्थ लाइन बी बार है। तो ये फर्स्ट स्विच ऑन है, तो ये ऊपर कनेक्ट है ए के साथ, तो यानी यार जो फर्स्ट इनपुट मिलेगी वो मिलेगी ए। उसके बाद ये जो सेकंड इनपुट लाइन है ये कनेक्ट है इस लाइन के ऊपर, जो कि ये स्विच के साथ ये स्विच ऑन है, और ये स्विच जो है वो ऊपर जाके बी के साथ कनेक्ट है। तो मतलब ये जो हमें यहाँ पे सेकंड इनपुट मिलेगी वो मिलेगी बी। तो इसको आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे ए डॉट बी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो सारी सारी इनपुट्स हैं इन तमाम एंड गेट्स की ये किसके किसके कनेक्ट है,
इस आर गेट के साथ। तो आपको पता है आर गेट क्या करता है, प्लस करता है। तो ये आर गेट क्या करेगा, ये आर गेट आपके इस फर्स्ट एंड गेट की सबसे पहले इस इनपुट को लिखेगा, मतलब कुछ इस तरह से ए बी बार, ठीक है। उसके बाद प्लस लगाएगा। प्लस क्यों, क्योंकि अगले अगले इनपुट पे जाने से पहले आप प्लस लगाते हो, क्योंकि आर गेट के हर इनपुट के दरमियान प्लस का सिंबल आता है, तो प्लस लगाया। उसके बाद इस एंड गेट की दूसरी जो आर गेट की जो दूसरी इनपुट है वो ये वाली है, मतलब ये सेकंड एंड गेट की जो आउटपुट है वो एज ए इनपुट मिल रही है इस आर गेट को सेकंड एंड के ऊपर। तो वो क्या है, ए बार बी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ए बार बी। उसके बाद प्लस, फिर थर्ड इनपुट क्या मिल रही थी, ए बी, यहाँ पे लिख दिया ए बी। और देखो जो वही हमारा अभी सेम वही आंसर आया जो हम सर ने फाइंड करके दिया। ठीक हो गया जी। तो इस तरह दोस्तों हमने इस सर्किट को जो है वो सॉल्व करना होता है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे गैल की जो है ब्लॉक डायग्राम दिखाई गई है, जिसमें क्या हो रहा है, ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। उसके बाद ये ई स्क्वेयर सी मॉस एंड अरे है जो कि रीप्रोग्रामेबल है। और उसके बाद ये क्या लगा हुआ है, ये बेसिकली ओ एल एम सी लगा हुआ है। अब ये ओ एल एम सी बेसिकली क्या चीज़ है दोस्तों, ये हम ऊपर जाके पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर ताकि इसको आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखो दोस्तों गैल के अंदर सर कह रहे हैं, जो गैल डिवाइसेस हैं उनमें बेसिकली ओ एल एम सीज यूज होते हैं, जो कि बेसिकली जिसका स्टैंड फॉर है आउटपुट लॉजिक मैक्रो सेल्स। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो दोस्तों आउटपुट लॉजिक मैक्रो सेल्स हैं इनका मकसद क्या है गैल के अंदर। दोस्तों इनका दोस्तों मकसद गैल के अंदर ये होता है कि ये डिसाइड करते हैं कि आपकी ये जो आउटपुट है उसको हमने यूटिलाइज करना है कि नहीं करना। ठीक हो गया। ये इनका बेसिकली पर्पस होता है गैल के अंदर, कि ये जो आपके आउटपुट लॉजिक मैक्रो सेल्स हैं, यानी जिसको हम ओ एल एम सीज का नाम दे रहे हैं, ये ओ एल एम सीज ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि आपने जो आउटपुट है आपकी उसको आपने यूटिलाइज करना है कि नहीं करना। आगे सर कह रहे हैं द ओ एल एम सीज कैन बी प्रोग्राम्ड टू कम्बिनेशनल लॉजिक और रजिस्टर्ड लॉजिक। सर कह रहे हैं ये जो आपकी आउटपुट लॉजिक मैक्रो सेल्स है ना, मतलब ओ एल एम सीज हैं, इनको हम प्रोग्राम करते हैं कम्बिनेशन लॉजिक्स के थ्रू या फिर रजिस्टर लॉजिक के थ्रू। ठीक है, यानी दो तरीकों से इसको हम जो है वो प्रोग्राम करते हैं। अब कम्बिनेशन लॉजिक के अंदर भी आगे फर्दर दो आप इसके टाइप पढ़ोगे, एक आप पढ़ोगे कम्बिनेशन लॉजिक एक्टिव लो और एक आप पढ़ोगे कम्बिनेशन लॉजिक एक्टिव हाई। इसी तरह आप इसकी जो दूसरी आपकी कैटेगरी है वो है रजिस्टर्ड लॉजिक, और रजिस्टर्ड लॉजिक की भी आगे फर्दर दो आप कैटेगरी पढ़ोगे, एक रजिस्टर्ड लॉजिक एक्टिव लो आउटपुट और एक आप पढ़ोगे रजिस्टर्ड लॉजिक एक्टिव हाई आउटपुट। ठीक है, तो यही सर आगे बता रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है कि ये बेसिकली जो ओ एल एम सी लगे हुए हैं ये बेसिकली हमारे पास क्या है जी, आउटपुट लॉजिक मैक्रो सेल्स हैं, जो ये आइडेंटिफाई करते हैं या ये डिसाइड करते हैं कि आपकी ये जो आउटपुट है इसको हमने यूटिलाइज करना है कि नहीं करना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास डिवाइसेस हैं इनको हमने आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो इनको दोस्तों आइडेंटिफाई इस तरह से किया जाता है कि इनके स्टार्ट के ऊपर गैल लिखा होता है, जी एल गैल, जो कि बेसिकली डिनोट कर रहा है जेनेरिक अरे लॉजिक को। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास दो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है टू डिजिट्स के अंदर, ये बेसिकली डिनोट करिए आपकी नंबर ऑफ इनपुट्स को, कि आपकी इस गैल डिवाइस के अंदर टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी होंगी। और उसके बाद ये जो वी लिखा हुआ है ये बेसिकली आपकी वेरिएबल आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है, कि यानी कि आपने जो आउटपुट है उसको यूटिलाइज करना है कि नहीं करना। और उसके बाद ये जो लास्ट के ऊपर न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है ये बेसिकली आइडेंटिफाई कर रही है आपकी नंबर ऑफ आउटपुट्स को, कि यहाँ पे 8 लिखा हुआ था, इसका मतलब है कि आपकी इस गैल डिवाइस के अंदर नंबर ऑफ जो आउटपुट्स होंगी वो 8 होंगी। ठीक हो गया। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद कहता है प्रोग्रामिंग ऑफ पीएलडीज, कहता है हम पीएलडीज को कैसे प्रोग्राम करते हैं। पीएलडीज मीन प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। ठीक है, तो कहता है पीएलडीज आर प्रोग्राम्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर विच रन द प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। कहता है हम अपनी तमाम की तमाम पीएलडीज जो डिवाइसेस हैं इनको कंप्यूटर की हेल्प से जो है वो प्रोग्राम करते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू। आगे द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द प्रोग्रामर सॉकेट, कहता है हम अपने कंप्यूटर को पहले जो है एक कंप्यूटर सॉकेट के साथ प्रोग्रामर सॉकेट के साथ कनेक्ट करते हैं। उस प्रोग्रामर सॉकेट के अंदर इन विच द पीएलडी इंसर्टेड फॉर प्रोग्रामिंग, कहता है बेसिकली उस प्रोग्रामर सॉकेट के अंदर हम अपनी पीएलडी डिवाइस जिसको हमने प्रोग्राम करना होता है उसको हम इंसर्ट करते हैं, और देन उस अपनी प्रोग्रामर सॉकेट को हम कनेक्ट कर देते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, ताकि हम अपनी उस मुतलका पीएलडी को जो है वो क्या कर सकें, प्रोग्राम कर सकें।
ठीक है। उसके बाद कहता है पीएलडीज कैन आल्सो बी प्रोग्राम्ड व्हेन दे आर इंस्टॉल्ड ऑन अ सर्किट बोर्ड। कहता है हमारी जो पीएलडी डिवाइसेस होती हैं उनको हम अपने सर्किट बोर्ड पर इंस्टॉल करने के बाद भी जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने देख लेनी है। उसके बाद जी, अच्छा जी, यहाँ पे एक ये क्या लिखा हुआ है इसने, यहाँ पे देख सकते हैं द मिनिमल लॉजिक इज देन टेस्टेड बाय यूजिंग अ सेट ऑफ हाइपोथेटिकल इनपुट्स नोन एज टेस्ट वेक्टर्स। तो ये आपने हाईलाइट कर लें, ये सर एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि टेस्ट वेक्टर क्या होता है। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारे पास, ये देखें गैल 22V10। ये बेसिकली हमारे पास एक गैल डिवाइस है। ये एक गैल डिवाइस है और इसके अंदर हमने अब आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी गैल डिवाइस है। तो दोस्तों ये गैल के अंदर आगे क्या लिखा हुआ है 22। तो ये 22 बेसिकली ये डिनोट कर रहा है कि इसकी टोटल जो इनपुट्स हैं वो कितनी होंगी, 22 होंगी। आगे वी का मतलब क्या है, वी का मतलब ये है आपके पास कि ये एक वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। और उसके बाद 10 जो है वो आपके पास क्या है, 10 बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपके पास ये बात याद रखिएगा कि ये जो आपके पास 22 इनपुट्स है ना, इन इनपुट्स के अंदर तमाम के तमाम इनपुट्स पिन को आपने लाजमी नहीं कि इनपुट के तौर पर ही यूज़ करना हो। उनमें से कुछ इनपुट्स पिन को आप एज ए आउटपुट पिन भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो टोटल इनपुट्स पिन कितनी है 22। उन 22 में से आउटपुट पिन कितनी है 10। तो मतलब 22 में से 10 निकालें, बाकी कितना बता है 12। मतलब यहाँ पे फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि ये जो 22 टोटल इनपुट पिन है इनमें से 12 पिन जो है वो एज ए इनपुट यूज़ होंगी। ठीक है। और जो 10 पिन्स हैं इनपुट वाली वो एज ए आउटपुट यूज़ होंगी। ठीक हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है आपको बताने वाली थी बस। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद ये दोस्तों एक सर ने सर्किट बना के दिया है, वही जो ऊपर हमें सर ने गैल डिवाइस के बारे में बताया, गैल 22V10, जिसमें अगर आप गौर करें तो ये देखो ये आपके पास 12 जो है इसमें नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं। ये देखो ये 12 इसमें नंबर ऑफ़ इनपुट्स लगी हुई हैं। और उसके बाद ये जो आपके पास 10 जो है वो नंबर ऑफ़ इन आउटपुट पिन्स हैं। ठीक है। तो यही हमने ऊपर अभी भी सीखा है। तो ये हमारे पास गैल 22V10 जो है उसकी ब्लॉक डायग्राम बनाई बनाई दिखाई गई है। उसके बाद दोस्तों ये आ गया हमारे पास एक सर्किट आ गया। इस सर्किट को थोड़ा समझ लेते हैं। ये सर्किट क्या है, इस सर्किट को समझने के लिए पहले आपको ये बता दूं ये सर्किट किसके बारे में कहता है। सर्किट डायग्राम ऑफ OLMC। OLMC मीन आउटपुट लॉजिक मैक्रो सेल्स, जो कि आपके डिसाइड करते हैं कि आपने आउटपुट जो है वो यूटिलाइज करनी है, मतलब हाई आउटपुट रखनी है या लो आउटपुट रखनी है। और आपको मैंने अभी भी ऊपर बताया था कि OLMC के कॉन्फ़िगरेशन करने के 4 मेथड हैं। फर्स्ट जो है वो कौन सा है, कम्बिनेशनल कम्बिनेशन मोड विद एक्टिव लो आउटपुट। दूसरा कौन सा, कम्बिनेशनल मोड विद एक्टिव हाई आउटपुट। तीसरा कौन सा, रजिस्टर्ड मोड विद एक्टिव लो आउटपुट। और चौथा कौन सा, रजिस्टर्ड मोड विद एक्टिव हाई आउटपुट। तो ये चार दोस्तों हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मोड है किसके, OLMC के, यानी आउटपुट लॉजिक मैक्रो सेल्स के। तो ये चार मोड के आपने यहाँ नाम याद रखने हैं। ये नाम आपको सर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं इस सर्किट के अंदर। तो इस सर्किट के अंदर दोस्तों अगर आपने, अब जरा गौर से सुनिएगा बात, अगर दोस्तों आपने अपने इस OLMC को जो है वो कॉन्फ़िगर करना हो कॉम्बिनेशनल मोड के तौर पर, वो चाहे कॉम्बिनेशन मोड आपका एक्टिव लो आउटपुट के तौर पर हो या एक्टिव हाई आउटपुट के तौर पर हो, तो फिर दोस्तों आप क्या करते हो, फिर आप अपने इस सर्किट के अंदर ये देखो, सबसे पहले ये मैं अगर आपको सर्किट पहले बता दूं तो इस सर्किट में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। ये आपका आर गेट है। उसके बाद ये आपका एक फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये आपका मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है। ये आपकी ट्राइब वो लगी हुई है, अल्लाह आपका भला करे, ट्राई स्टेट बफर लगी हुई है। और उसके बाद ये आपकी इनपुट आउटपुट स्टेट है। और उसके बाद ये फिर अगेन एक मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है और फिर ये आपकी अगेन से एक ट्राई स्टेट बफर लगी हुई है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब ज़रा आपने गौर से बात सुननी है। अब दोस्तों अगर आपने देखो, अगर आपने अपने इस सर्किट के अंदर अपने इस OLC, मतलब ये जो OLC लगी हुई है, मतलब आउटपुट लॉजिक मैक्रो सेल्स जो लगा हुआ है, अगर इसको आपने कॉन्फ़िगर करना है कॉम्बिनेशनल मोड विद एक्टिव लो आउटपुट के तौर पर, विद एक्टिव लो आउटपुट के तौर पर, तो दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है ना अपनी जो आउटपुट है ना वो इस वायर के थ्रू लेंगे। अब आपने गौर से बात समझनी है।
इस ऊपर वाली डायरेक्ट लाइन के थ्रू लेंगे, मतलब ये आपकी आउटपुट जो है इस डायरेक्ट लाइन के थ्रू ऊपर जाएगी इस मल्टीप्लेक्सर के पास, इस मल्टीप्लेक्सर से आगे इस ट्राई स्टेट बफर के पास, ठीक है। अगर दोस्तों आपने इसी सेम जो आपकी ओ एल एम सी है, इसकी अगर आपने इसको अगर कॉन्फ़िगर करना है कॉम्बिनेशनल मोड विद एक्टिव हाई आउटपुट के तौर पर, तो फिर हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे? फिर हम इसको यूटिलाइज इस तरह से करेंगे कि आपकी ये जो इनपुट है, ये इनपुट इस डायरेक्ट लाइन के थ्रू तो जाएगी, लेकिन इस डायरेक्ट लाइन के थ्रू ऐसे नीचे इस पहले इस ट्राई स्टेट बफर को मिलेगी, फिर इस ट्राई स्टेट बफर से आगे इस मल्टीप्लेक्सर को मिलेगी, फिर आगे इस दूसरे ट्राई स्टेट बफर को मिलेगी। तो मतलब कहने का ये है दोस्तों, अगर आपने कॉम्बिनेशनल मोड विद एक्टिव लो यूज़ करना हो, तो फिर आप अपनी इनपुट जो है वो इस अपने फर्स्ट ट्राई स्टेट बफर को नहीं दोगे, बल्कि डायरेक्ट मल्टीप्लेक्सर को दोगे। और अगर आपने अपने इसी सेम सर्किट को जो है वो कॉम्बिनेशन मोड विद एक्टिव हाई आउटपुट के तौर पर यूज़ करना हो, तो फिर आप क्या करोगे? फिर अपनी उस इनपुट को पहले अपने इस फर्स्ट जो ट्राई स्टेट बफर है उसको दोगे, फिर आगे मल्टीप्लेक्स को दोगे, फिर आगे इस सेकंड ट्राई स्टेट बफर को दोगे। इसी तरह दोस्तों, अगर आपने इसी सेम ओएलएमसी को कॉन्फ़िगर करना हो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, किसके तौर पर? रजिस्टर के तौर पर। वो चाहे आप रजिस्टर मोड विद एक्टिव लो करो या एक्टिव हाई आउटपुट करो, तो दोस्तों दोनों सूरत में आप क्या करोगे? दोनों सूरत में आप अपने इस फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करोगे। तो फ्लिप फ्लॉप का दोस्तों हम इस्तेमाल तब करते हैं, जब हमने अपने इस ओएलएमसी को कॉन्फ़िगर करना हो एज़ ए रजिस्टर मोड के तौर पर। ठीक है? फिर हम इस फ्लिप फ्लॉप को तो यूज़ करते हैं, क्योंकि दोस्तों फ्लिप फ्लॉप बेसिकली ना एक मेमोरी डिवाइस है। और रजिस्टर भी क्या है? ये रजिस्टर भी एक मेमोरी डिवाइस होती है। तो मेमोरी डिवाइस कौन-सी होती है? मतलब जिसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हो कुछ देर के लिए टेम्परेरी। टेम्परेरी आप कुछ देर के लिए डाटा अपना स्टोर कर सकते हो। जैसे आपको याद होगा कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आप अपना जो मेन मेमोरी होती है, जिसको आप रैम कहते हो, उसमें प्रोसेसिंग के लिए जब हम अपना डाटा फॉरवर्ड करते हैं, तो जो कैलकुलेशन होती हैं वो हम उसकी कैलकुलेशन का जो आउटपुट होती है वो कुछ देर के लिए अपने जो रजिस्टर होते हैं AX, BX, CX उसमें जो है स्टोर कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों ये जो फ्लिप फ्लॉप होता है ना, इसमें भी हम अपनी जो आउटपुट है उसको कुछ देर के लिए अपने डाटा को जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये फ्लिप फ्लॉप का मकसद होता है। और फ्लिप फ्लॉप जो है वो चूँकि एक रजिस्टर की तरह ही काम करता है, इसलिए दोस्तों जब भी आपने इस अपने OLMC जो है इसको अगर कॉन्फ़िगर करना हो एज़ ए रजिस्टर जो है रजिस्टर मोड, तो फिर आप अपने इस फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करोगे। अब फ्लिप फ्लॉप के अंदर दोस्तों आपके पास आगे 2 फर्दर मोड हैं। कौन-कौन से? एक एक्टिव लो आउटपुट वाला और एक एक्टिव हाई आउटपुट वाला। अगर दोस्तों आपने एज़ ए रजिस्टर मोड एक्टिव लो जो है उसको यूटिलाइज़ करना हो, तो फिर आप अपनी जो इनपुट है उसको अपने इस क्यू लाइन के थ्रू फॉरवर्ड करोगे। ये जो आपकी क्यू वाली लाइन है ना, आउटपुट लाइन है, इसके थ्रू फॉरवर्ड करोगे। और अगर दोस्तों आपने अपनी इस सेम सर्किट को जो है वो रजिस्टर मोड विद एक्टिव हाई आउटपुट जो है वो कॉन्फ़िगर करना हो, तो उसके लिए फिर हम जो है वो इस क्यू नहीं बल्कि इस क्यू बार जो आउटपुट लाइन है इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके थ्रू अपनी जो आउटपुट है उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे इस मल्टीप्लेक्सर को। समझ रहे हो बात को? तो ये दोस्तों मैंने आपको सारा डिटेल से बता दिया कि किस तरह से क्या-क्या आप करोगे। ठीक है? चलें जी। तो अब हम छोटी सी एग्ज़ाम्पल से यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे हम एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं कि हम किस तरह से एक्टिव लो और एक्टिव हाई जाएँगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे किस मोड के थ्रू, अपने फर्स्ट मोड के थ्रू, जिसका नाम क्या है जी? हमारे पास हमारे फर्स्ट मोड का नाम है कॉम्बिनेशनल मोड विद एक्टिव लो आउटपुट। तो यहाँ पे दोस्तों मान लो आपके पास जो इनपुट आपको मिली इस आर गेट की आउटपुट, जो कि आर गेट की आउटपुट है, और आगे यहाँ पे मैं एज ए इनपुट मिलेगी, वो मान लो अगर 1 है, तो ये 1 जो है इस लाइन के थ्रू, चूँकि आपको मैंने अभी भी क्या बताया कि आपने अगर कॉम्बिनेशनल मोड के तौर पर यूज़ करना है, तो फिर आप इस फ्लिप फ्लॉप को डाटा नहीं भिजवाओगे। क्योंकि फ्लिप फ्लॉप को डाटा हम तब भिजवाएँगे जब हमने किसके तौर पर यूज़ करना हो, रजिस्टर मोड के तौर पर यूज़ करना हो। तो मैंने चूँकि इसको कॉम्बिनेशन मोड के तौर पर यूज़ करना है, तो कॉम्बिनेशन मोड के तौर पर मैं अपनी इस वैल्यू को डायरेक्ट इस लाइन के थ्रू भिजवाऊँगा, और इस लाइन के थ्रू भी आगे फर्दर आगे डिसीजन हम लेंगे कि हमने इस फर्स्ट ट्राई स्टेट बफर को देना है कि नहीं देना। अगर दोस्तों आपने एक्टिव लो यूज़ करना है, तो फिर जो है आप अपने इस फर्स्ट ट्राई स्टेट बफर को वैल्यू नहीं दोगे, मतलब इसके थ्रू डाटा नहीं भिजवाओगे, बल्कि अपनी जो इनपुट है वो डायरेक्ट भिजवाओगे इस वायर के थ्रू इस मल्टीप्लेक्सर को। तो मैंने चूँकि एक्टिव लो यूज़ करना है, तो मैं इस 1 को जो है यहाँ से इस लाइन के थ्रू ये 1 होता हुआ जाएगा इस डायरेक्ट मल्टीप्लेक्सर के पास। जब इस मल्टीप्लेक्सर पे पास जाएगा, ये मल्टीप्लेक्सर आगे इस 1 को फॉरवर्ड कर देगा इस ट्राई स्टेट बफर के पास। मतलब यहाँ पे 1 मिला, और ये 1 इस ट्राई स्टेट बफर को जब मिला, तो ये ट्राई स्टेट बफर क्या करेगा, इस 1 को 0 में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि दोस्तों ट्राई स्टेट बफर बेसिकली एज़ ए
नॉट गेट यूज़ होता है। तो ये बेसिकली नॉट गेट ही है। अब ये जो 1 है ये क्या हो बन गया 0। और आपको पता है दोस्तों 0 क्या होता है, बेसिकली ये एक्टिव लो आउटपुट है। 0 आपकी एक्टिव लो आउटपुट होती है और जो 1 होती है वो आपकी एक्टिव हाई आउटपुट होती है। तो यहाँ पे क्या मिला हमें 0 मिला, तो ये बेसिकली आपकी क्या बन गई एक्टिव लो आउटपुट बन गई है। अब ऐसे दोस्तों अगर आपने सेम यही एक्टिव हाई यूज़ करनी होती तो फिर आप क्या करते, फिर आप देखें ज़रा क्या करते। फिर मैं इसको ज़रा रिमूव करूँ और ये देखें ज़रा, फिर ये देखो ये सेम 1 जो है इस लाइन के थ्रू ऐसे जाएगा और जाके इस फर्स्ट ट्राई स्टेट बफर को मिलेगा। ये ट्राई स्टेट बफर क्या करेगा, ये जो पीछे से 1 आ रहा है इस ट्राई स्टेट बफर के थ्रू ये 1 जो है 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 0 इस मल्टीप्लेक्सर को मिलेगा। ये मल्टीप्लेक्सर आगे इस 0 को यहाँ पे जुड़ा देगा। तो ये 0 हमें मिला यहाँ पे। उसके बाद आगे फिर ये ट्राई स्टेट बफर लगा हुआ है, तो ये ट्राई स्टेट बफर जो है इस 0 को क्या कर देगा 1 बना देगा। तो ये यहाँ मिलेगा मिलेगा हमें 1। तो हमें आउटपुट क्या मिली है 1। तो बेसिकली दिस इज द एक्टिव हाई आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह से उसके बाद दोस्तों ये जो आउटपुट हमें यहाँ मिल रही है इस आउटपुट को आगे फर्दर ये नीचे हम क्यों भेज रहे हैं कि अगर आपने दोस्तों इसको एज ए इनपुट दोबारा यूटिलाइज करना हो, रीयूज करना हो, तो वो भी आप यहाँ पे इसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन वो डिसीजन आपका ये वाला ट्राई स्टेट बफर लेगा कि आपने अपने ये जो आउटपुट थी इस आउटपुट को एज ए इनपुट दोबारा यूटिलाइज करना है कि नहीं करना। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद उसको OLMC कम्बिनेशन मोड के डिफरेंट स्टेट्स हैं वो बताई जा रही हैं, वो मैंने आपको अभी बता दी हैं, सारी समझा दी हैं। अब आगे सारे जो है ट्राई स्टेट बफर की बात कर रहे हैं। तो ट्राई स्टेट बफर के अंदर भी डिफरेंट मोड्स होते हैं। ये देखो ट्राई स्टेट बफर, ये नॉट गेट, इसमें ये आपकी इनपुट होती है, ये आपकी आउटपुट होती है और ये आपकी ट्राई स्टेट कंट्रोल होती है जो ये डिसाइड करती है कि आपने अपने इस आउटपुट को यूटिलाइज करना है कि नहीं करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे डिफरेंट एंगल बताए हैं ट्राई स्टेट बफर के। देखो अगर ट्राई स्टेट बफर के अंदर ये देखो हाई का मतलब क्या है, हाई का मतलब है 1, मतलब इनपुट 1। और ये कंट्रोल ट्रस्टेड बफर कंट्रोल के ऊपर हाई का मतलब क्या है, यहाँ पे भी 1 मिल रहा है। दोस्तों अगर आपको पता है हाई अगर कंट्रोलर के ऊपर हाई मिल रहा हो तो इसका मतलब है उसको हमने जो आउटपुट मिलेगी उसको हमने यूटिलाइज करना है। और अगर यहाँ पे 0 मिलेगा तो इसका मतलब है हमने अपनी आउटपुट को यूटिलाइज नहीं करना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ऊपर जो ट्रस्टेड बफर की ये वैल्यू है कंट्रोलर की वो भी 1 मिल रही है और जो इनपुट है वो भी 1 मिल रही है। तो ये जो इनपुट है दोस्तों ये 1 आगे जाके इस नॉट गेट के थ्रू जो है 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मतलब हमें जो यहाँ पे आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी 0। और इस आउटपुट को हमने जो है वो चूंकि ये आउटपुट 0 है तो इसलिए हम इसको लो आउटपुट का नाम देंगे। और ये आउटपुट हमने यूटिलाइज करनी है, यस करनी है, क्योंकि दोस्तों हमें ऊपर जो कंट्रोलर की वैल्यू है वो 1 मिल रही है, मतलब हाई मिल रही है। तो अगर वैल्यू हाई मिल रही हो तो यहाँ भी इस आउटपुट को हम यूटिलाइज करेंगे। ऐसे दोस्तों ये हमारे पास ये ट्राई एक और सिनेरियो है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो जो आपकी आउटपुट है वो लो है, मतलब आउटपुट 0 मिल रही है आपको। और जो ट्राई स्टेट बफर का कंट्रोलर है उसकी वैल्यू 1 है, जिसका मतलब है हमने अपनी आउटपुट को यूटिलाइज करना है। अच्छा, अब ये जो 0 इनपुट है ये इस ट्राई स्टेट बफर के नॉट गेट के थ्रू जो है 1 में कन्वर्ट होगी। जब ये 1 में कन्वर्ट होती है ये आउटपुट क्या है, ये 1 जो कि हाई आउटपुट है। और इस हाई आउटपुट को इस 1 की वजह से हम यूटिलाइज करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट दोस्तों एक स्टेट है ये वाली। इसमें देखो, इसमें आपकी आउटपुट चाहे हाई हो या लो हो, मतलब चाहे 0 हो या चाहे आउटपुट जो है 1 हो। जब ऊपर देखें कंट्रोलर की वैल्यू क्या हो गई है 0। कंट्रोलर की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने यहाँ पे जो भी आउटपुट जनरेट होगी उसको हमने यूटिलाइज नहीं करना। तो यही वजह यहाँ पे देखो वो कह रहा है जी हाई इम्पीडेंस। कि इस हाई इम्पीडेंस का मतलब ये होता है कि हमने अपने इस जो भी आउटपुट यहाँ पे जनरेट होगी उसको हमने यूटिलाइज नहीं करना, क्योंकि हमारी यहाँ पे ट्राई स्टेट बफर जो कंट्रोलर है उसकी वैल्यू लो मतलब 0 है। ठीक है, तो चलें ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर वही सर ने ऊपर वाला जो अरे बनाई थी, मतलब हमें गैल डिवाइस के बारे में बताया था 22V10, जो कि यहाँ पे उसका सर्किट दिखाया जा रहा है आपको कि वो किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, तो ये देखो ये उसके डिफरेंट एंड गेट्स। ठीक है, सबसे पहले ये उसकी इनपुट्स हैं हमारे पास डिफरेंट। ठीक है, तो ये जो एंड गेट्स हैं ये क्या है जी, एज ए इनपुट जो है यूटिलाइज हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 हमारी सॉरी आउटपुट पिन्स हैं और ये हमारे पास इनपुट पिन्स हैं। ये जो इन इन स्टार्ट के ऊपर लगी हुई हैं ये हमारे पास क्या है जी इनपुट पिन्स हैं और ये हमारे पास आउटपुट पिन्स हैं। ठीक है, तो 10 आउटपुट पिन्स और 12 जो है वो इनपुट पिन्स। और उसके बाद यहाँ पे आगे ये लगा हुआ है OLMC, जो कि ये डिसाइड करेगा कि जो आउटपुट जनरेट होगी उसको हमने यूटिलाइज करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो ये एक सर्किट है। बेसिकली ये सर्किट को समझाने की जरूरत नहीं है आगे फर्दर, क्योंकि ये ऐसे के सर्किट सर ने ये पूछना नहीं है। जो चीज़ें पूछनी थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको सारी डिटेल से समझा दी हैं। ठीक हो गया। आगे ये फिर अगेन सर वो जो है ना उसी हमारे गैल डिवाइस के सर्किट के बारे में बता रहे हैं। ये देखो ये जो मैंने आपको ये तो मैंने आपको समझाया होगा ना, ये जहाँ पे एक्स लगा होता है इसका मतलब यहाँ पे कनेक्शन है
और जहाँ पे एक्स नहीं लगा हुआ, क्रॉस नहीं लगा हुआ, इसका मतलब वहाँ पे कनेक्शन नहीं है। जहाँ पे एक्स लगा हुआ बेसिकली वहाँ से इनपुट जो है होती हुई आगे फर्दर मिलेगी इस एंड गेट को, ठीक है। तो ये सारा वही कंसेप्ट जो ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे उसके बाद इम्पोर्टेंट बात ये है, अच्छा जी ये आगे नेक्स्ट कह रहे हैं जी, लास्ट पे एक इम्पोर्टेंट बात है, इंट्रोडक्शन टू एबल। ये एबल क्या दोस्तों, एबल बेसिकली ये स्टैंड फॉर है एडवांस्ड बूलियन एक्सप्रेशन लैंग्वेज का, जो कि बेसिकली दोस्तों एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है। ये ना हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज का मतलब ये है कि मतलब ये आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करती है, और आपकी जितनी भी पीएलडीज है मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस है ना, उनको प्रोग्राम करने के लिए हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो बेसिकली ये एबल लैंग्वेज ही है। ये वही एबल लैंग्वेज है जो आपकी तमाम की तमाम प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस को प्रोग्राम करती है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट ये हमने सर ने ये बताया हुआ है कि ये जो एबल है, मतलब ये जो एबल लैंग्वेज है जो हमारी डिफरेंट प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस को प्रोग्राम करती है, ये किन किन मेथड्स के थ्रू हमारी डिवाइसेस को प्रोग्राम करती है। तो दोस्तों ये 3 मेथड्स के थ्रू सर कह रहे हैं कि हमारी डिवाइसेस को प्रोग्राम करती है। फर्स्ट मेथड है बूलियन इक्वेशंस, मतलब ये बूलियन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमारे जो डिवाइसेस हैं उसकी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस हैं उनको प्रोग्राम करती है। दूसरा जो इसका मेथड है प्रोग्राम करने का वो ट्रुथ टेबल्स है, और तीसरा मेथड है स्टेट डायग्राम्स। तो ये 3 मेथड्स के थ्रू हमारी ये जो एबल लैंग्वेज है ये हमारे डिफरेंट प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस को जो है वो प्रोग्राम करती है। क्लियर हो गया? तो ये तीनों आपने मेथड्स के नाम याद कर लेने हैं, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। उसके बाद एमसीक्यू में सर आपको एबल की स्टैंडफर्ड पूछ सकते हैं, और ये पूछ सकते हैं कि एबल जो है वो क्या चीज़ है। तो एबल बेसिकली आपकी एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है जो कि हमारे डिफरेंट डिवाइसेस को जो है वो प्रोग्राम करने के काम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो लेक्चर था वो फिनिश हो गया है, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से सारी जो है चीज़ें समझ आई होंगी। यस, यहाँ पे लेक्चर हमारा एंड हो गया। अगर फिर भी कोई भी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।